नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, हमारे राज्य के अंदर पिछले 3 दिनों में परीक्षाएं आयोजित की गई। उन परीक्षाओं में राजस्थान राज्य में 4th ग्रेड यानी कि चपड़ासी बनाने के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। उस परीक्षा पर एक दिन पहले भी हमने सेशन किया था। परीक्षा जिस दिन होनी थी 19 से 21 के बीच में, हमने उस विषय पर चर्चा की थी कि चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए पेपर डिस्कशन पर सरकारी पाबंदी क्यों। इस पर आप लोगों ने अच्छी प्रतिक्रियाएं दी थी और उन्होंने अपनी तरफ से अपेक्षाएं व्यक्त की थी। राजस्थान के अंदर राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम परीक्षा का आयोजन होता है। इस परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी हमने पुराने सेशंस में दी थी। हमने बताया था कि 24 लाख लोग इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि 24 लाख में से 21 लाख लोगों ने लगभग परीक्षा दे दी। परीक्षा में गए हुए सेंटर्स पर विद्यार्थियों की भीड़ ने बताया कि इस परीक्षा में लगभग 85% अटेंडेंस थी। मतलब जिसने फॉर्म भरा शायद ही कोई चूका होगा। इस तरह से परीक्षा का आयोजन था। वहीं दूसरी ओर जब आप आरएएस जैसी किसी परीक्षा का एग्जामिनेशन होते हुए देखते हैं, परीक्षा में जाते हुए बच्चों को देखते हैं, तो उसमें 50%, 52% अटेंडेंस देखने को मिलती है। इस परीक्षा में 85% अटेंडेंस देखने को मिली। सेंटर्स पर जो भीड़ है वो जता रही है कि हमारे देश, हमारे राज्य में चपड़ासी बनने के लिए लोग कितनी मशक्कत कर रहे हैं। ग्रेड 4 में भर्ती होने के लिए ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे राज्य के वो युवा हैं जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी से इतने पीड़ित हैं कि उन्हें रोजगार के नाम पर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में बैठकर रोजगार पाना बेहतर विकल्प लगा। अब यहां से जब मैंने इतनी सारी टिप्पणी कर दी तो यहां से बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है। पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस सेशन के अंदर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तक आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि लाखों लोग परीक्षा देने गए हैं, उनका स्वाभिमान हर्ट हो चुका होगा। हर्ट इस बात पर कि क्या आपके लिए 4th ग्रेड परीक्षा, 4th ग्रेड कर्मचारी कर्मचारी नहीं होता? क्या उसकी कोई आत्मसम्मान नहीं होता? क्या उसका सोशल प्रेस्टीज नहीं होता? सब कुछ सही है। तो मैं पहले आपको अपनी तरफ से एक डिक्लेरेशन दे देता हूं, और वो ये कि मुझे कोई भी काम छोटा नहीं लगता। कोई भी काम छोटा नहीं लगता से मतलब है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां सभी काम महत्वपूर्ण हैं। मैं उस विचारधारा में बिलीव करता हूं जो गांधी जी की है। वो कहते हैं कि काम कोई छोटा नहीं। समाज में कोई भी व्यक्ति जिस भी कार्य में लीन है, उसके कार्य की वजह से समाज पूरी सुसंगत तरीके से चल रहा है। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। आर्ग्यूमेंट किस बात पर है? आर्ग्यूमेंट है कि आपकी जो योग्यता है, क्या वो उस पद के प्रति जस्टिफाइड है? अगर आप उस योग्यता के साथ उस पद के साथ अ, न्याय कर रहे हैं तो आप निश्चित करिए, क्योंकि इस परीक्षा के लिए जो योग्यता रखी गई थी वो 10th पास थी। अगर 10वीं पास व्यक्ति जिसकी किसी कारण से और फर्दर पढ़ाई नहीं हो पाई, इसीलिए इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन योग्यता के आधार पर किया जाता है। कई बार हमारे समाज के बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी अच्छे कॉलेज से नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी योग्यता अनुरूप नहीं होती। लेकिन आपने जो पढ़ाई कर रखी है, अगर वो आपको ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर और तो और रिसर्च लेवल पर योग्य बनाती है, तो ऐसे में आप अपने इस पद के लिए जिसकी परीक्षा देने में उपस्थित थे, आप ओवर क्वालिफाइड थे। अब आप सवाल करेंगे कि सर अगर ओवर क्वालिफाइड भी थे तो बुराई क्या है? यहां पैसा बहुत मिल रहा है। आज आपको ये भीड़ दिख रही है ट्रेन के आगे, ये जो लाइन लगाकर युवा खड़े हैं, जो कि राज्य के अंदर 53,000 के आसपास जो पद निकले हैं उन पर अप्लाई करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चीख चिल्ला करके समाज के सामने कह रहे हैं, सरकार के सामने कह रहे हैं, हमारी राज्य की व्यवस्था के सामने उठा रहे हैं। कैसे? आप इन हेडलाइंस को पढ़िए। चपड़ासी बनने के लिए किसी व्यक्ति ने एमबीए किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है, उसके बावजूद वो चपड़ासी की परीक्षा देने पहुंचा है। बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि जिन्होंने आरएएस की प्री परीक्षा पास कर रखी है वो चपड़ासी बनने आए हैं। कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, वो 4th ग्रेड का एग्जाम देने आया है। लगभग ऐसे इतने दावेदार थे कि एक पद पर 46 लोगों ने दावेदारी पेश की थी। कुछ लोगों ने अपने अपनी तरह से कारण बताए कि वो किस तरह से यहां पर परीक्षा देने पहुंचे हैं। डेटा बताता है कि 75% इस परीक्षा में उपस्थित हुए लोग
ओवर क्वालिफाइड थे। अब आप चपरासी की बात कर रहे हैं, आप सफाई कर्मचारी की विज्ञप्ति उठाकर देख लें, आप पशु परिचर की उठा करके देख लें, वहां पर योग्यता भले ही 10th पास की है। ऐसे ही आप रेलवे की डी ग्रेड की भर्ती उठा करके देख लें, ग्रुप डी की भर्ती उठाकर देख लें, आप ये पाएंगे, क्योंकि इस देश में इन विषयों पर चर्चा करने वाले लोग अक्सर अपना दुश्मन लोगों को बना लेते हैं। मैं आपके सामने इस तरह का विमर्श कर रहा हूं तो हो सकता है कि एक ऐसी ऑडियंस हो जो इन परीक्षाओं में बैठी हो, उसके अंदर इस बात से बड़ा कुठाराघात फील हो कि अरे सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, हम आपको आज से नहीं सुनेंगे। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी सुनेंगे और मेरे कहने से अगर आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस विकसित होता है कि मैं अपने आप को कितनी रेस्पेक्ट दे रहा हूं, लोग मुझे उतनी ही रेस्पेक्ट देंगे, अगर आपका आत्मसम्मान मेरे किसी बयान से जाग उठता है तो मेरा काम सफल हो गया। अल्टीमेटली चैनल का नाम ही अंकित इंस्पायर्स राजस्थान है। मेरे किसी बयान से अगर आपको थोड़ा भी आहत होकर के ये इंस्पिरेशन मिले कि यार भूखे रह लेंगे लेकिन कम से कम योग्यता अनुरूप कार्य करेंगे, मेरी योग्यता मुझे कहती है कि मैं रिसर्च करूं, मेरी योग्यता मुझे कहती है कि मैं जो मैंने पढ़ा है उसके अनुरूप कार्य करूं, अगर मैं उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा हूं तो कम से कम मतलब कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए बीटेक और एमबीए डिग्री धारक पहुंचते हैं, ऐसी खबरें निकल कर आती हैं। राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 20 साल बाद आयोजित हुई। 53,749 पदों पर 24,75,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। और तो और सबसे अधिक मतलब ये जो आवेदन थे इनमें से सबसे अधिक 22,549 पद शिक्षा विभाग के हैं, यानी कि ये आने वाले जो लोग हैं ये अलग अलग विभागों में नौकरी करेंगे। हालांकि हमने इस विज्ञप्ति के बारे में सारी जानकारी अपनी वेबसाइट, अपनी पाठशाला पर समय समय पर उपलब्ध कराई है। इसके फॉर्म के बारे में, रिक्तियों के बारे में आप अपनी आदत में ये शुमार कर सकते हैं। जब भी कोई वैकेंसी वगैरह चेक करनी हो, आप हमारी वेबसाइट, अपनी पाठशाला को सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएंगी। खैर एनीवे, तो फिलहाल के लिए पॉइंट जो हमारा डिस्कशन का है वो केवल इतना कि इस परीक्षा में 21.17 लाख बच्चे बैठे, एक पद पर 39 लोगों के बीच में मुकाबला हुआ। परीक्षा में जो अटेंडेंस थी वो औसत 85.9% के रही। विभिन्न जिलों के अंदर 38 जिलों में परीक्षा का आयोजन हुआ था। औसत 80 से ऊपर % बच्चे जो हैं वो अटेंडेंस में हाजिर थे। एक जगह सेंटर पर ये जरूर बात निकल करके आई कि जो परीक्षा के अंदर इन्विजिलेटर बैठा हुआ था, प्राइवेट सेंटर था, इन्विजिलेटर था, वो अगली शिफ्ट में वो भी पेपर दे रहा था। इस तरह के कुछ मामले निकल करके आए। अखबारों ने कुछ ऐसे इंटरव्यू प्रकाशित किए जिसमें बताया गया कि कोई बच्चा किसी तरह की डिग्री धारण करके है वो परीक्षा देने आया है। एक बच्चा बता रहा है वो जूनियर इंजीनियरिंग में चयनित हो चुका था लेकिन नियुक्ति नहीं आई तो परीक्षा देने चला आया। ऐसे ही कोई बच्चा बता रहा है कि उसने आईटीआई की, उसके बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लिया लेकिन ढंग की नौकरी नहीं मिली तो वो चपरासी की परीक्षा देने चला आया। एक बच्चा अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं एमए बीएड हूं लेकिन बेरोजगार हूं, ऐसे में मजदूरी से काम चलता नहीं है तो चपरासी बनना विकल्प प्रस्तुत किया। हमने निजता के लिए हमने इनके सबके चेहरे छुपा दिए हैं। फिलहाल के लिए ये सब चर्चा इसीलिए है, 4 साल से कोई बच्चा बेरोजगार है, उसने कहा कि मैं इसलिए ये सब काम कर रहा हूं। ऐसे ही एक एग्जाम सेंटर पर कोई बच्चा मिला जो कि सीकर से आया हुआ था, वो कह रहा है मैंने बीएड किया हुआ है, केमिस्ट्री से एमएससी हूं लेकिन चपरासी बनने चला आया हूं, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पेट नहीं भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। ऐसी काफी कहानियां अखबारों में पढ़ने को मिली, जिसमें से कोई सीकर का मनीष है जो ग्रेजुएट है, श्री माधोपुर का कोई सुनीता शर्मा है वो एमए बीएड है। हद तो तब हो गई जब इस तरह से मतलब अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनसे प्रशासनिक पद हासिल किए जाते हैं उनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थी चपरासी के अंदर पहुंच गए। कुछ बच्चे जो हैं वो आरएएस प्री की परीक्षा पास किए हुए हैं, वो यहां पर पहुंच गए। एक न्यूज ऐसी निकल कर आई, हालांकि मैं इस पर थोड़ा कम ही वास्ता रखता हूं। इस न्यूज में किसी बच्चे के लिए लिखा गया है कि वो आईआईटीएन था और वो चपरासी बनने पहुंच गया, तो मैं इस पर तो बहुत ज्यादा ऑफेंड फील कर सकता हूं क्योंकि मैं खुद आईआईटीएन हूं। और ऐसे में इस परीक्षा में मतलब इस न्यूज में चूंकि कहीं ये जानकारी नहीं थी वो बच्चा कौन था, कहां से था, तो ये केवल और केवल एक न्यूज थी, तो इस पर मैं अभी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। लेकिन ये खबर जब मुझे मिली तो मैं सरप्राइज जरूर था, क्योंकि इसके अंदर लिखा जो गया था वो ये था कि मतलब वो चपरासी बनने चला आया, उसने आईआईटी से पढ़ाई की हुई है, हो सकता है कि वो आईटीआई को आईआईटी लिख दिया हो, मतलब उस तरह की फीलिंग है मुझे। इस तरह की चीजों पर तो कतई वास्ता फिलहाल तो नहीं हो रहा है। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए हम तो यही मानते हैं जो अखबारों में आ गया, जो चर्चा में आ गया वो सत्य होगा। और कुल मिलाकर के 75% बच्चे अगर बीटेक, बीकॉम, बीए, एमबीए, एमएससी इस तरह की डिग्री लेकर के परीक्षा देने पहुंचे तो निश्चित ही ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है, जिस पर लोगों ने खूब रील बना बना करके डाली, लोगों ने खूब मजे लिए, लोगों ने खूब सोशल मीडिया पर इन बातों को उठाया कि बताइए आईआईटी जैसे संस्थानों से लोग निकल करके चपरासी बनने
करने के लिए चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न आता है और वो प्रश्न ही आज असल में हमारी चर्चा का सबसे बड़ा कारण है। प्रश्न सबसे बड़ा ये कि आफ्टर ऑल क्यों, अगर इस तरह की परीक्षा में ओवर क्वालिफाइड बच्चे 75% से अधिक बच्चे जो ओवर क्वालिफाइड हैं वो अगर पहुंच रहे हैं, तो इसके पीछे का असली जिम्मेदार कौन है? बहुत आसान है ये कहना कि हमारी जो तैयारी है या फिर जो हमको पढ़ाया लिखाया जाता है, रोजगारोन्मुखी सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता। हमें जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उसके बाद हमें लगता ही नहीं है कि हम एमए करके भी कुछ लायक बने या एमएससी करके भी कुछ लायक बने। बड़ा रीजन है भाई, एमएससी किया हुआ बच्चा बाहर निकलता है, किसी स्कूल में अप्लाई करता है, 8,000 10,000 15,000 रुपए की नौकरी उसको ऑफर कर दी जाती है। वहीं अगर वो चपरासी बनेगा तो उसको कम से कम 25-30,000 35,000 40,000 की नौकरी तो सरकार देगी ही देगी, श्योरिटी ऑफ जॉब देगी, जिससे कि वो समाज में रहते हुए आगे चलते हुए कल को अपने जीवन को एक निश्चितता के साथ तो बिता पाएगा। तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि हाँ साहब, इसलिए क्योंकि यहां पर जॉब सिक्योरिटी है। और कहीं भी तो फेलियर किसका है? ये मतलब इस पूरी कहानी के अंदर अगर हम किरदारों की बात करें तो सबसे पहला किरदार हमारी शिक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति जिसने ओवर क्वालिफाइड बच्चे तो बना दिए, लेकिन उन बच्चों के पास ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या फिर कहिए कि उस एजुकेशन से उन्हें रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं है। वास्तविकता में मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी किया हुआ बच्चा साइंस में ऐसी क्या मास्टरी हासिल कर रहा है जिससे कि वो किसी इंडस्ट्री के काम आ पाए, जिससे कि वो किसी ऐसे उद्योग धंधे की बुनियाद विकसित कर पाए, कौन से ऐसे शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ करके बेहतरीन परफॉर्म कर पाए, कैसे वो रिसर्च में एंट्री कर पाए, ये शायद मिस हो जा रहा है। हमारे लिए भेड़ बकरियों की तरह एजुकेशन में एंट्री लेना और पीजी करके बाहर निकल जाना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एक तरफ से रास्ता ज्वाइन किया, दूसरी तरफ बाहर निकल गए, मतलब सोचा उसके बाद जाएगा कि क्या करना है। तो निश्चित ही ये हमारी शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन साहब, हम अगर इसे शिक्षा पद्धति का फेलियर मान ही ले रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली हम बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि हमने अपने लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी कहानी लिखी है वो यही तो है ना, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो जनाब, जनता के द्वारा ही ये डिसाइड हो रहा है कि ये शिक्षा पद्धति कैसी हो। जनता खुद ही इसके लिए जिम्मेदार भी है कि उसने ऐसी सरकारों को चुना जो शायद शिक्षा पद्धति पर सक्रिय नहीं थी। उन्हें अवेयर होते हुए इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप ये बताना चाहिए था कि साहब, हमें कुछ ऐसे रोजगार उन्मुख कार्यक्रम करवाइए जिससे कि हम खुद का धंधा या खुद से पैसा कमाने योग्य बने। तो पहला तो साहब शिक्षा व्यवस्था और सरकार पर हमने अपना ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन क्या हम अपने आप से सवाल नहीं करेंगे? क्या हम अपने आप से ये नहीं पूछेंगे कि हमने आफ्टर ऑल कहां गलती की, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस भी नहीं कि हम समाज में जिस योग्यता को लिए घूम रहे हैं उसके योग्य काम कर पाए? ये आफ्टर ऑल कैसे विकसित होता है? विकसित होता है जब हमारी सोच में हम जॉब सीकर से जॉब डोनर में कन्वर्ट होते हैं। असल मायने में हम में से बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने जॉब ढूंढना ही अपनी प्राथमिकता में रखा है, जॉब देना अपनी प्राथमिकता में नहीं रखा। आप पूछेंगे जब खुद के पास ही नहीं है तो जॉब देगा कहां से? बहुत सही। लेकिन साहब, क्या आपने कभी इस तरह से विचार किया कि आप जिस भी समाज के हिस्से हैं, चाहे आप बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, चाहे अपर मिडिल क्लास से आते हैं, चाहे आप निम्न मध्यम वर्गीय, जिस भी स्तर के परिवार से आप आते हैं, हर जगह आवश्यकता है आपके प्रबंधन की, हर जगह आवश्यकता है आपके श्रम की। क्या आपने पढ़ते हुए किसी और एवेन्यू को ट्राई किया क्या? आंसर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। राजस्थान में लाइब्रेरियों में पढ़ रहा युवा या फिर राजस्थान के अंदर कॉलेज से निकला हुआ युवा, वो केवल और केवल पढ़ने के बाद नौकरी के लिए एग्जाम देना ही अपनी बात मानता है। उसके अलावा उसने कभी कोई एंटरप्रेन्योरियल काम नहीं किया होता। मेजॉरिटी का यह हाल है। मैं जितने भी छात्रों के बीच रहा हूं, चूंकि खुद छात्र रहा हूं, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उन्हें इंतजार है कि सरकार उन्हें नौकरी दे देगी, और जिन्हें इंतजार नहीं है वो राज्य छोड़ के माइग्रेट कर जाते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में चले जाएं या फिर वो महाराष्ट्र में, गुजरात में, कहीं भी वो जाकर के नौकरी या रोजगार करने चले जाते हैं। हमारे राज्य में रह गया जो युवा है वो इस भरोसे है कि उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, और इस चक्कर में 40-40 साल तक की उम्र तक वो बढ़िया से परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। फेल पास सब सेकेंडरी, उसे तो केवल तैयारी करना है, सरकार उसको बिठाए या तो सरकार ही बाहर कर दे। और हमारी सरकार आज तक तो बढ़ाते बढ़ाते 40 साल तो ओवर एज की लिमिट रखी दी है, और किसी ना किसी तरह से कंपनसेट करके 45-50 भी ले ही जाएगी। यानी पूरा जीवन आपने क्या किया? तो बोले साहब मैंने तैयारी की। अच्छा सर, आप ये बातें कर तो रहे हो, ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास?
साथियों, आप जितनी भी चीजों से परेशान होते हैं ना पूरे जीवन में, शुरू दिन से होकर के रात्रि तक सोने तक, आप जिन भी चीजों से परेशान होते हैं, वो सब परेशानियां रिजॉल्व करना अपने आप में एक नौकरी के समान है। हालांकि मैं नौकरी पर प्रवचन देने नहीं आया हूं, मैं आपके सामने किस कैपेसिटी में खड़ा हुआ हूं, तो मैं आपको बस कुछ तस्वीरों के माध्यम से यह दिखाना चाहूंगा। ये शायद आप पहचाने मुझे, ये मैं ही हूं। ये जो सितारे लगे हुए, अशोक स्तंभ लगे हुए दिख रहे हैं, ये मैं ही हूं आपके सामने। मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में था। आरएएस में मेरी 235वीं रैंक थी। स्टेट सर्विस में था, आबकारी अधिकारी था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, उससे पहले भी मैं जिस नौकरी में था वहाँ बढ़िया कमाता था। मैंने अपना पद छोड़ा, आरएएस की नौकरी छोड़ी। आप में से कुछ लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि सर आप खुद अच्छा कमा रहे थे, नौकरी में थे, छोड़ दिया, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, आपके पास और अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। साथियों, ये थॉट का गेम है, असल मायने में सोच का गेम है। आपको लग रहा है कि मैं आपके सामने बोल करके पैसे कमा रहा हूं, मैं इस तरह से बातचीत करके, कोर्सेज निकाल करके, या फिर अपनी बातें करके, व्यूज से, या जिस भी तरीके से पैसे कमा रहा हूं। ये सोच तो सबसे पहले आना जरूरी था ना। मतलब एक विद्यार्थी ने, मतलब जब मैं खुद आईआईटी से पढ़ करके पढ़ाने की नौकरी में आया, मैंने ये देखा कि हाँ, राजस्थान का समाज सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देता है। देखा, सरकारी नौकरी को इसीलिए प्राप्त भी किया कि लोगों को लगे कि हाँ ठीक है, कुछ कैलिबर है, लेकिन छोड़ भी दिया उसको ये बताने के लिए कि नहीं, केवल यही सब कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे नहीं सर, आपके पास तो विकल्प थे पैसे कमाने के, इसलिए आप निकल गए। मेरा आज भी ये मानना है कि भारत सरकार कल को अमेरिका से भिड़ते भिड़ाते उठ करके आए और कहे कि कल से सब चीजें बंद, अमेरिकी एप्लीकेशन बंद, यूट्यूब बंद। हमारा टैलेंट थोड़ी ना छीन लोगे यार। आपके पास में खुद के प्रति ये विश्वास कि मैं अपनी बातें रखना जानता हूं, या मैं अपनी किसी भी कला से, या फिर मैं अपने किसी भी कार्यक्रम से, मैं अपने किसी भी प्रबंधन से अपनी आजीविका लायक चीजें कर सकता हूं, बस ये विश्वास ही तो पैदा करना है। हम समस्त राजस्थानियों को यह विश्वास पहले खुद पर लाना होगा, नौकरी के अलावा अन्य विकल्पों के माध्यम से, कि मैं एक कुशल कामगार हूं, मैं एक कुशल प्रबंधक हूं, मैं लोगों की सहायता करना चाहता हूं। सरकारी नौकरी के अंदर जॉब सिक्योरिटी एक अगर मोटिवेशन है तो समझ में आता है, लेकिन अगर काम चोरी मोटिवेशन है, तब आपके लिए मेरा यह भाषण किसी काम का नहीं है। कई बार ऐसा होता है, सर चले जाएंगे फिर आराम से 60 साल की उम्र तक, फिर तो आपने जन्म ही चपड़ासी बनने के लिए लिया था। जन्म लिए, फिर 60 साल की उम्र में रिटायर हुए, थोड़ा 10-15 साल और जिए, फिर निकल लिए। तो जीवन से आपकी कोई बड़ी अपेक्षा नहीं थी कि मैं कुछ बड़ा करके जाऊंगा। मेरा आप सबसे गुजारिश है कि नौकरी कोई बुरी नहीं होती, हमारे समाज में सब तरह के काम का महत्व है। रिक्वेस्ट आप सबसे बस इतनी रहेगी कि आप अपनी योग्यता अनुरूप सरकारी नौकरी के अंदर अगर आप अपने आप को योग्य नहीं पाते, समस्याएं ढूंढिए सुबह से लेकर रात तक। समाज में किसी भी व्यक्ति, अगर आपको निकलते ही बाहर कचरा भी एक समस्या बन के दिखता है ना, कि यार घर पे कचरा पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, आप एग्रीगेटर बनिए ना। आप उठिए, दिमाग लगाइए कि मैं कैसे इस पूरे शहर को कचरा मुक्त कर सकता हूं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा हैं, जिनके दिमाग में ये आता है कि यार उनके घर का सही से कचरा नहीं उठता है। आप कहेंगे सर आप तो सफाई कर्मचारी बनने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे केवल इतनी सी बात कर रहा हूं कि आप इतना बड़ा एक ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, कि जिसके ऊपर 250-500 लोग ऐसे जुड़े हों जो आपसे केवल ये कहें कि भाई मैं आपको यहां मैसेज करूं, यहां से सफाई हो जानी चाहिए। आपने 4 आदमी अपने नीचे रखे, आपने केवल जॉब क्रिएटर की नजर से देखना शुरू किया कि मैं अपने साथ में 4 आदमी रखूंगा, गांव से लेकर आऊंगा, कहीं बाहर से लेकर आऊंगा, उनको तैयार इसलिए रखूंगा जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज आए वो कचरा उठाएंगे और डंप करके चले आएंगे। आप केवल एक व्हाट्सएप ग्रुप से, और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शुरुआत में आपको 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए महीने का देने के लिए तैयार होंगे, कि जब मैसेज करो ये तुरंत आ जाते हैं। आप घर से कचरा उठाने का, मैं बोल रहा हूं सुबह सुबह जो गाड़ी वाला आया घर घर से कचरा निकाल का जो गाना बजता है ना, उस काम के लिए भी लोग काम काम वाला चाहते हैं। सोच तो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। फिर ये कचरा जो जा रहा है, इसका प्रबंधन अपने आप में एक बड़ी चीज है। फिर तो आप कहेंगे सर आपने मोदी जी की तरह बात कर दी कि पकौड़ी बेच करके काम कर लो। बात ये नहीं है, ये मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आपको लगता है चाय बेचने से अगर काम हो सकता है? दुनिया भर में चाय बनाने वाली कंपनियां मिलियन डॉलर कंपनियां बन गई भाई, चाय बेचने वाली कंपनियां कंपनियां बन गई। हमारे देश ने ना जाने कितने सारे ब्रांड चाय के ऊपर देख लिए। सुबह से लेकर के रात तक आपको जो परेशानी दिखती है वो समाधान साथ लेकर आती है, आप उसके समाधान करता है। मेरी गुजारिश आपसे केवल इतनी है, आप सामने उपस्थित केवल विकल्पों को ध्यान से देखिए,
आप स्वतः ही जान जाएँगे कि यहाँ पर सब जगह ज़रूरत है काम करने वालों की। हाँ, लेकिन अगर आप आलसी हैं तो किसी तरह के आप ना खुद के काम के, ना समाज के काम के। लेकिन आप वाक़ई में पैसा कमाना चाहते हैं तो इस देश में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ज़रूरत है लोगों की, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। काम करने वाले योग्य लोग उपलब्ध बाजार में नहीं हैं। अगर आप कुछ करने की ठान लेते हैं, आप बहुत आसानी से बड़े आदमी बन सकते हैं। ये विचार करके देखिए, मेरे इस थॉट पर काम करके देखिए। हालाँकि ये सेशन आज केवल आपसे वार्ता के तरीके से था, कोई खबर का विश्लेषण नहीं। इसलिए इस विचार को मैं यहीं ठहरता हूँ। आपको अगर इस पर अपनी कोई बात रखनी है तो ज़रूर बताएँ। अक्सर मैं कहता रहता हूँ सरकारी नौकरों का सम्मान करिए, समाज के लोगों से आवश्यक है कि वो करें इनका। लेकिन उन लोगों का भी सम्मान करें जो अपने स्तर पर कम से कम 10 लोगों को रोजगार देकर चल रहे हैं। समाज में सम्मान अगर होने लगेगा, कुछ लोग कहेंगे सर सरकारी नौकरी वालों की शादी हो जाती है। जिस दिन आप समाज के खुद वो अंग बन जाएँगे, जब आप खुद काम करने लगेंगे और खुद से ऐसे लोगों का सम्मान करने लगेंगे कि देखो ये अपने दम पर इतने लोगों को रोजगार देता है, समाज में बयार आएगी, चीजें बदलने की हवा चलने लगेगी। हमसे ही समाज आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ बैठ कर के आपको ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास भी काफ़ी अच्छी बड़ी टीम है, जिसको मैं अपने माध्यम से रोज़गार देकर चल रहा हूँ। आप भी अपने साथ लोगों को जोड़कर चलिए। राज्य को सबकी आवश्यकता है। बस इतना ही है। ख़ैर फ़िलहाल के लिए प्रवचन जैसा है। धन्यवाद।